डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है निवेश का सिद्धांत पार्ट 2। आज हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, निवेश फलन क्या है। निवेश फलन के लिए हम दो बातों का ध्यान करते हैं, एक ब्याज दर और एक पूंजी की सीमांत क्षमता। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा कि राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के स्तर का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग से होता है और प्रभावपूर्ण मांग के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं और वह है उपभोग मांग और निवेश मांग। हमने यह भी देखा था कि उपभोग फलन के विश्लेषण में कि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति प्रायः स्थिर रहती है, अतः राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के स्तर के निर्धारण में निवेश फलन की प्रमुख भूमिका रहती है। अब निवेश फलन या निवेश की प्रेरणा पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, किंतु यहाँ पर हम सरलता के लिए अन्य तत्वों को स्थिर मानते हुए ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश फलन है वो मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर करता है, एक ब्याज दर और एक पूंजी की सीमांत क्षमता। ब्याज दर वैसे तो हम पढ़ चुके हैं। ब्याज दर दो बातों पर निर्भर करती है, एक तरलता पसंदगी जिसको हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस के रूप में जानते हैं कि एक समय विशेष में लोग अपने पास नगद रूप में मुद्रा को रखने के लिए जो मांग करते हैं उसको हम तरलता पसंदगी के रूप में जानते हैं। अब तरलता पसंदगी जो है वह तीन उद्देश्यों पर निर्भर करती है, यानी कि एक व्यक्ति कितनी मुद्रा अपने पास नगद रूप में रखेगा, यह तीन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला मोटिव है सौदा उद्देश्य, जिसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। रोजमर्रा के खर्चों के लिए, दैनिक कार्यों के खर्चों के लिए एक उपभोक्ता और एक व्यवसायी जितनी मुद्रा अपने पास नगद रखना चाहते हैं उस उद्देश्य हेतु रखी गई मुद्रा की मात्रा को हम सौदा उद्देश्य हेतु रखी गई मुद्रा की मांग कहते हैं। यह मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। दूसरा उद्देश्य है सतर्कता उद्देश्य, जिसको हम प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। जीवन में कई अनिश्चित घटनाएं होती हैं एवं दुर्घटनाओं से बचने के लिए एवं भविष्य की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपने पास जिस उद्देश्य से कुछ मुद्रा नगद रखना चाहता है उसको हम सतर्कता उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग कहते हैं। यह मांग भी उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। इन दोनों उद्देश्यों को मिलाकर हम L1 के रूप में जानते हैं, जो कि उपभोक्ता की आय पर निर्भर करते हैं। अब तीसरी बात जो तरलता पसंदगी को प्रभावित करती है, या तीसरा जो उद्देश्य है वह है सट्टा उद्देश्य, जिसको हम स्पेक्युलेटिव मोटिव कहते हैं। और स्पेक्युलेटिव मोटिव जो है, यानी कि एक व्यक्ति सट्टा लगाने के उद्देश्य से अपने पास मुद्रा की मात्रा नगद रखना चाहता है तो उसको हम सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग कहते हैं, जो L2 के रूप में जानी जाती है। और यह जो है वह ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अगर ब्याज की दर कम होती है तो सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग ज़्यादा होती है, और अगर ब्याज की दर अधिक होती है तो सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग कम होती है। ये तो हुई ब्याज की दर की बात। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, वह है पूंजी की सीमांत क्षमता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम निवेश पर प्रत्याशित लाभ की दर भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि सपोज एक व्यक्ति के पास कुछ बचा हुआ धन है। अब उस बचे हुए धन को या अपनी बचत को वो 2 रुपये में प्रयोग कर सकता है। उसके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि वह उसे किसी उत्पादक कार्य में लगा दे, इन्वेस्ट कर दे, यानी कि वह किसी फैक्ट्री में या मशीन में या किसी उत्पादक कार्य में निवेश कर दे। और दूसरा विकल्प यह है कि वह उसको उधार देकर उस पर
ब्याज कमाए। अब दोनों में से कौन सा विकल्प एक निवेशकर्ता जो है वह चूज करेगा, एक व्यक्ति चूज करेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि यह दोनों से प्राप्त रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रतिफल की दर क्या है। उत्पादक कार्य में अगर वो निवेश करता है तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशित लाभ की दर क्या है, जिसको हम MEC कह सकते हैं, ठीक है। और अगर वह उधार दे देता है तो उसको ब्याज की कितनी प्राप्त होती है, ठीक है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री में या कहीं पे उत्पादक कार्य में निवेश कर देता है तो उसकी MEC यानी कि प्रत्याशित लाभ की दर 14% है, और अगर वह ब्याज के रूप में लगाता है पैसा तो उसको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर उसको 14% की रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है जबकि यहाँ उसको 8% मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति 8% पर अपना पैसा उधार न देकर वह उस पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, जहाँ पर उसको प्रत्याशित लाभ की दर 14% या MEC 14% प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट की बात जो है हम समझ सकते हैं। अब अगर इसमें भी अगर हम देखें कि वह व्यक्ति उसके पास धन नहीं है और वह उधार ले रहा है, अगर वो उधार लेकर पैसा लगाता है तो भी उसको देखना पड़ेगा कि उसकी प्रत्याशित प्रतिफल दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्याशित प्रतिफल दर क्या है, और उधार लेकर अगर उसने पूंजी लगाई है तो उस पर ब्याज दर उसको कितनी चुकानी पड़ रही है, कितनी चुकानी पड़ रही है। यानी कि एक तरह से यह उसकी कॉस्ट हो गई और यह उसकी इनकम हो गई। अब सपोज उसको प्रतिफल की दर जो है वो 10% मिल रही है और चुकाई गई जो उस पर ब्याज दर है वो सपोज 7% है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह उधार लेकर उसको जो है अपने इन्वेस्टमेंट को चालू रखेगा। लेकिन वह यह चीज़ कब तक चालू रखेगा, जब तक कि उसको प्रतिफल की दर 7% तक मिलती रहे। जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगी वहीं पर वह रुक जाएगा, यानी कि उसके बाद वह इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगा। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट फलन की जो प्रेरणा है वह 2 बातों द्वारा निर्धारित होती है, एक पूंजी की सीमांत क्षमता और दूसरी ब्याज की दर। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन के निर्धारक तत्वों में बाजार दर की तुलना में पूंजी की सीमांत क्षमता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अल्पकाल में जो ब्याज दर है वह स्थिर रहती है, और अल्पकाल में जब ये स्थिर रहती है तो लाभ संबंधी प्रत्याशाओं में तेजी से परिवर्तन होते हैं। उसके कारण MEC जो है उसमें भी तेजी से परिवर्तन होते हैं। परिणाम स्वरूप निवेश की जो मांग होती है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस आता है, काफ़ी उतार चढ़ाव आता है, और उसके कारण ही अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों का प्रादुर्भाव होता है। जब अर्थव्यवस्था में उद्यमियों या व्यवसायियों को लाभ की प्रत्याशा काफ़ी अधिक होती है, जब व्यवसायियों को लगने लगता है कि अभी जो है हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको जो है रेट ऑफ रिटर्न यानी कि लाभ की प्रत्याशा काफ़ी ज़्यादा है, तो वे काफ़ी मात्रा में निवेश करेंगे। तो क्या होगा, लाभ की प्रत्याशा अधिक होने पर निवेश भी ज़्यादा होगा, और निवेश ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति आएगी, समृद्धि की स्थिति आएगी। लेकिन अगर ये लगे कि लाभ की प्रत्याशा कम है, अभी अगर पैसा लगाया जाता है तो उससे उस पर मिलने वाला जो लाभ है वो कम हो सकता है, उस लाभ की दर कम हो की आशा है, तो इन्वेस्टमेंट भी लोग नहीं करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा इसका मतलब मंदी की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाएगी, और इन सब के कारण आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर भी गिर जाएगा। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश के निर्धारण में ब्याज की दर की तुलना में लाभार्जन की प्रत्याशित दर यानी कि पूंजी की सीमांत क्षमता
अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि कीन्स मानते हैं कि अल्पकाल में ब्याज दर में प्रायः स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वह फंक्शन है किसका, MEC का और R का। यानी कि हम अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ MEC यानी कि E और R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, F का मतलब है फंक्शन, स्मॉल e का मतलब है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से निवेश फलन दो बातों पर निर्भर करता है, ब्याज दर और पूंजी की सीमांत क्षमता, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से दोनों तत्व मिलकर निवेश फलन को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।